गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 10 फरवरी से 7 मार्च तक यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर लगा दी गई है रोक, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। यह बैन 10 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहने वाला है। दोस्तों, प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक बैन रहने वाला है। ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लग जानी चाहिए। वे मान रहे थे कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। अब एक निर्धारित समय के लिए निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाना वर्जित रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 4,443 नए केस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली, जो कि राहत की खबर है। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 से 4,483 नए मामले सामने आए। इस दौरान 28 मरीजों की मौत दर्ज की गई। दोस्तों, दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 24,800 है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर की संक्रमण दर में कमी देखी जा रही है। राजधानी में शनिवार को संक्रमण दर 7.41% रही, जबकि शुक्रवार को शहर में कोरोना संक्रमण की दर 8.60% दर्ज की गई थी। उससे एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को यह दर 9.56% थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव, जयंत चौधरी का बीजेपी पर पलटवार, बोले वो मेरे ईमान और जज्बात को नहीं समझ पाए, अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सिर्फ मतगणना तक साथ हैं। अगर सपा की सरकार बनी तो जयंत भाई आउट हो जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। सपा और आरएलडी के टिकटों के बंटवारे से ही समझ में आ गया है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर रालोद प्रमुख ने पलटवार किया। जयंत चौधरी ने कहा कि वो मेरे ईमान और जज्बात को नहीं समझ पाए। हम लोग अपने मुद्दों किसानों के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। पिछले कई सालों से मैं विपक्ष में हूं। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। ऐसा कोई कारण या प्रलोभन नहीं जिससे मैं टूट जाऊं और अपना फैसला बदलूं। इससे पहले रालोद प्रमुख ने कहा था कि यह हमारे वोटों को मोड़ने की उनकी साजिश है, लेकिन कोई भी इनके जाल में नहीं फंस रहा है। भाजपा केवल विभाजनकारी रणनीति करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन से जगमगाया आकाश, गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति के मद्देनजर बीटिंग द रिट्रीट समारोह शनिवार को विजय चौक पर संपन्न हो गया। इस दौरान वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीटिंग रिट्रीट के समारोह का मुख्य आकर्षण स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाला 1000 ड्रोन का 10 मिनट का ड्रोन शो रहा। इस ड्रोन शो को स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स द्वारा आयोजित किया गया, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसमें सहयोग दिया। दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट समारोह में विजय चौक पर ड्रोन की मदद से तरह तरह की आकृतियां बनाई गई। इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर लेजर शो का आयोजन भी किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है जो उन दिनों से चली आ रही है जब सूर्यास्त के समय सैनिक युद्ध से अलग हो जाते थे। बिगुल की धुन बजने के साथ सैनिक लड़ना बंद कर अपने हथियार समेटते हुए युद्ध के मैदान से हट जाते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल पर भाषण में पेगासस का जिक्र नहीं, 30 साल के संबंध पर 3.5 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी। पेगासस के कारण विवादों में है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक रिश्तों के आज 30 साल पूरे हो गए। 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय की शुरुआत की गई थी, जब भारत ने इजराइल को पूर्ण मान्यता देते हुए तेल अवीव में अपना दूतावास खोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन पर अपने
3.5 मिनट के संबोधन में इजराइल के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की हिब्रू भाषा में भी इस खास दिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल से हमारा सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। सैकड़ों साल से यहूदी समाज बिना किसी भेदभाव के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा और पनपा है। उन्होंने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठाकुरवाद के आरोपों पर योगी की खरी खरी। केवल राजपूतों की राजनीति के आरोप लगने से मुझे कोई दुख नहीं, भगवान भी इसी जाति के थे। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि केवल राजपूतों की राजनीति के आरोप पर मुझे कोई दुख नहीं है, भगवान भी इसी जाति के थे। उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं। देश की इस जाति में भगवान ने बार बार जन्म लिया है। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया था कि जब आपसे यह कहा जाता है कि आप सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं तो क्या आपको दुख होता है। सीएम योगी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि नहीं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। हालांकि इसके बाद सीएम योगी यह सफाई देते हुए भी देखे जाते हैं कि उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया। सरकार की योजनाओं का लाभ हर धर्म और जाति के लोगों को बराबर मिला है। सीएम आगे पूछते हैं कि विपक्ष ये बताए कि गरीबों के लिए बनाए गए 43 लाख घरों में से कितने राजपूत को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, अगला महीना यानी कि साल 2022 का दूसरा महीना शुरू होने वाला है। अगला महीना यानी कि फरवरी के पहले दिन से ही कई बदलाव होने वाले हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 पेश करेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा। बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि 1 फरवरी से होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों पहला बदलाव एसबीआई बैंक को लेकर हो रहा है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव कर रहा है। अब बैंक 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आईएमपीएस के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज वसूलेगा। यानी कि अब आपको पैसा ट्रांसफर करना भी महंगा पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के नियम में भी बदलाव हो रहा है। 1 फरवरी से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। यानी कि अब चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी, तभी आपका चेक क्लियर हो पाएगा। यह बदलाव 10 लाख रुपए से ऊपर के चेक क्लियरेंस के लिए है। इसके अलावा दोस्तों पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो पंजाब नेशनल बैंक में अब अगर आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण किश्त या निवेश फेल हो जाते हैं तो आपको 250 रुपए पेनल्टी चुकानी होगी। अभी तक यह पेनल्टी मात्र 100 रुपए थी, इसमें 150 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। 1 फरवरी से सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ता है यह 1 फरवरी को पता चलेगा, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर किसी के मन को भाया वर्क फ्रॉम होम। 82% कर्मचारी नहीं जाना चाहते ऑफिस। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण कामकाजी जीवन में आए अभूतपूर्व परिवर्तनों के बीच एक अध्ययन बताता है कि अब लोग दफ्तर जाने के बजाय घर पर रहते हुए ही काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। रोजगार संबंधी वेबसाइट साइकी के टेक टैलेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के कारण पहले तो कर्मचारियों पर दूर रहकर दफ्तर का काम करने की व्यवस्था थोपी गई थी, लेकिन अब 2 साल बाद वर्क फ्रॉम होम अब नया चलन बन गया है और नई आदतें लोगों की जिंदगी में अपनी जगह बना चुकी है। इस अध्ययन में शामिल लोगों में से 82% दफ्तर नहीं जाना चाहते और वे घर से ही काम करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लता मंगेशकर की सेहत में आया सुधार, 2 दिन से है वेंटिलेटर से बाहर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर देश भर के लोगों की दिलों में बसती है। उनकी आवाज किसी रहमत से कम नहीं। सिंगर 92 वर्ष की हो चुकी है और फिलहाल कोरोना संक्रमित होने के बाद से अस्पताल में एडमिट है। लता जी की हेल्थ को लेकर अपडेट्स भी रह कर आ रहे हैं। लता जी को एडमिट हुए 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वे धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। फैंस उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंतित हैं। अब लता की देखरेख में लगे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने सिंगर की हेल्थ को लेकर लेटेस्ट अपडेट दिया है। लता मंगेशकर की तबीयत के बारे में बात करते हुए डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि लता जी की तबीयत में थोड़ा सुधार है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर से 2 दिन से बाहर रखा गया है। अभी भी उनकी निगरानी आईसीयू में की जा रही है। दोस्तों सिंगर के जल्द स्वास्थ्य होने की सभी कामना कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी लता जी की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला का नामांकन मंजूर, अब होगी नवाब परिवार से जंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान खासी चर्चा में है। दरअसल गलत बर्थ सर्टिफिकेट पेश करने के कारण अब्दुल्ला का 2019 में विधायक पद चल रहा था, वही इस बार भी नामांकन खारिज होने की आशंका सता रही थी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार स्क्रूटनी के बाद न सिर्फ आजम बल्कि उनके बेटे का भी नामांकन सही पाया गया। साफ है कि दोनों विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर हुंकार भरेंगे। समाजवादी पार्टी ने आजम खान को रामपुर सीट से तो अब्दुल्ला को एक बार फिर स्वार विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला रामपुर के नवाब काजिम अली खान से होगा। रामपुर के नवाब को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। यही नहीं, नवाब परिवार और आजम परिवार की काफी लंबे समय से अदावत चल रही है। इसके अलावा स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम खान का मुकाबला नवाब काजिम अली खान के बेटे और भाजपा के सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी हैदर अली खान से होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदर के पिता की शिकायत के बाद ही अब्दुल्ला का विधायक पद गलत बर्थ सर्टिफिकेट देने के कारण चल गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनआरआई बहन के आरोपों पर नवजोत सिंह सिद्धू बोले, लोग सियासत के लिए मां को कब्र से निकाल लाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर उनकी एनआरआई बहन द्वारा लगाए गए मां को घर से बाहर निकालने के आरोपों को लेकर उन्होंने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपना नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग सियासत के लिए मेरी मां को कब्र से निकाल कर ले आए। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी इतना नहीं गिरा और न ही सिद्धू अपनी मां को इस कीचड़ में गिराएगा। कीचड़ को धोने की अपेक्षा से नवजोत सिंह सिद्धू कीचड़ से बहुत दूर रहा है। बीते शुक्रवार को उनकी एनआरआई बड़ी बहन सुमन तूर ने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सिद्धू बहुत ही अत्याचारी है और सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद अपनी मां निर्मल महाजन उर्फ निर्मल भगवंत को 1986 में घर से निकाल दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारी शक्ति के आगे झुका SBI बैंक, गर्भवती महिलाओं को अयोग्य बताने वाला आदेश हुआ वापस। जाने दोस्तों क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों जानते हैं क्या है खबर। दरअसल दोस्तों नारी शक्ति और अधिकारों के आगे देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने हार मान ली है। बैंक ने गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अयोग्य करार देने वाला आदेश भारी विरोध के बाद वापस ले लिया। SBI ने दिसंबर में जारी एक सर्कुलर में 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिला को नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर अनफिट बताया था। बैंक ने कहा था कि ऐसी महिला बच्चे की डिलीवरी के 4 महीने बाद ही नियुक्ति ले सकेगी। इसके खिलाफ श्रमिक संगठनों और दिल्ली महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया। चारों तरफ आलोचना के बाद बैंक ने शनिवार को यह विवादित आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिया। SBI ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। इन मानकों में बदलाव के पीछे उसका उद्देश्य कई अस्पष्ट बिंदुओं को साफ करना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में भारी गिरावट, विदेशी निवेशकों ने बाजार से जनवरी में निकाले 37,751 करोड़, 4 महीने से लगातार बेच रहे हैं शेयर। जी हां दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII पिछले 4 महीने से लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। जनवरी महीने में इन्होंने 37,721 करोड़ रुपए की निकासी की। हालांकि घरेलू निवेशक लगातार शेयर खरीद रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में घरेलू निवेशकों यानी कि DII ने 18,279 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें सबसे ज्यादा निवेश 25 जनवरी को हुआ था जो कि 4,534 करोड़ था। FII ने सबसे ज्यादा निकासी भी इसी दिन की जो कि 7,094 करोड़ रुपए थी। इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स हालांकि 350 अंक से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ था। इसके बाद FII ने 27 जनवरी को 6,266 करोड़ जबकि 28 जनवरी को 5,045 करोड़ रुपए की निकासी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या चूहों से फैला ओमिक्रॉन, इस वेरिएंट की उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरी। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने हैरान करने वाले बताए दावे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण का कारण बन चुका है। इस वेरिएंट ने पिछले कई वेरिएंट्स के मुकाबले पूरी दुनिया में लोगों को तेजी से संक्रमित किया, जिसकी वजह से लोगों के रिकॉर्ड मामले सामने आए। हालांकि यह माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन कम घातक है।
लेकिन अति संक्रामक होने के कारण इस वेरिएंट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि संक्रमित होने पर मरीजों को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ने लगी। इन सब के बीच अहम सवाल यह है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट की उत्पत्ति मूल रूप से कहां से हुई। अब तक ऐसा माना जाया है कि इस वेरिएंट की पहचान पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका में हुई और वहीं से वहां वेरिएंट दुनिया भर में यह फैल गया। हालांकि इस अति संक्रामक वेरिएंट की उत्पत्ति को लेकर कई और मत भी हैं। नेचर की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के आनुवंशिक पूर्वज संभवतः 2020 के मध्य के हैं। इस वेरिएंट की उत्पत्ति को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से पहले एक और बात सामने आई। वैज्ञानिकों ने सार्स-कोव-2 के लाखों जीनोम की सीक्वेंसिंग की। इस दौरान इस वेरिएंट के प्रमुख कारण में शामिल म्यूटेशन की कुछ सीरीज छूट जाने की आशंका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूहे या चूहे जैसे जीवों के कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट उभर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। एयरलाइन को बंद करने के आदेश पर 3 सप्ताह के लिए लगाई गई रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस इजी के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को 3 सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। स्पाइसजेट ने अपनी याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने परिसमापन याचिका स्वीकार करते हुए आधिकारिक परिसमापन को किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति एन.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की इस बात पर गौर किया कि स्पाइसजेट स्विस कंपनी के साथ मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन गोल्ड के भाव में गिरावट, खरीदने का सबसे सही है मौका। जी हां दोस्तों, कीमती धातुओं के भाव में इंटरनेशनल लेवल पर गिरावट आने से घरेलू शेयर बाजार में सोने के रेट कमजोर हो गए हैं। दिल्ली सरफा बाजार की बात की जाए तो लगातार दूसरे दिन सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोने का भाव यहां पर 423 रुपए घटकर 47,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दोस्तों इसके अलावा चांदी की बात की जाए तो चांदी भी 1105 रुपए लुढ़ककर 61,652 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव गिरावट के साथ $1794 प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव $22.63 प्रति औंस पर बना रहा। पिछले कुछ सत्र से सोने और चांदी में गिरावट का रुख बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देवबंद में अमित शाह के चुनावी कैंपेन में जुटी भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइन की वजह से रद्द किया दौरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में शनिवार को अमित शाह देवबंद में कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अमित शाह को देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू तो कर दिया था, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन होते देख उन्होंने अपने दौरे को बीच में ही रद्द करने का फैसला किया और आगे सहारनपुर के लिए निकल गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वे यूपी के कई जिलों में अब तक घूम चुके हैं और यहां भी उसी प्रकार का कैंपेन करने आए थे। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक नेता बड़ी जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते, इसलिए भाजपा के लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना मामलों में गिरावट पर भी WHO की चेतावनी, कहा अभी तो खतरा बाकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वरिष्ठ अधिकारी पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि भारत के कुछ शहरों और राज्यों में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के एक स्तर पर पहुंचने के बाद बदलाव न हो रहा हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है और हमारा ध्यान संक्रमण को फैलने से रोकने और स्थिति के अनुसार कदम उठाने पर होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि देश में कुछ जगहों पर कोविड संक्रमण के मामले कम होने या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने के संकेत मिले हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति पर गौर करने की जरूरत है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में परिवर्तन नहीं होने के सवाल पर WHO में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि कोविड-19 का खतरा बरकरार है और वर्तमान में संक्रमण फैलने की दर के विपरीत कोई भी देश जोखिम से बाहर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
लखनऊ में कार से नोटों का जखीरा बरामद, जांच में जुटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशों पर पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव में पैसों और प्रलोभनों पर अंकुश लगाने के लिए तमाम टीमें सक्रिय हो गई है। इसी को लेकर वाहन तलाशी के दौरान पुलिस और उड़न दस्ता टीम अवैध तरीके से ले जा रहे कैश को बरामद कर रही है। शनिवार को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर चेकिंग के दौरान एक कार से 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। कार सवार युवक से हजरतगंज पुलिस पूछताछ कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में चेकिंग की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस की संयुक्त टीमें चुनाव के दौरान होने वाले पैसों के लेन देन और आवाजाही पर नजर बनाए हुए हैं। इसी को लेकर कई जगह पर चेकिंग की जा रही है। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर तलाशी के दौरान पुलिस ने जब एक कार की तलाशी ली तो उससे 10 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। पुलिस ने जब कार सवार से रुपयों के लिए जानकारी मांगी तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहला मोबाइल फोन कौन सी कंपनी का आया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में पहला मोबाइल फोन कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।